नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी उस बाप की आंखों में देखा है जो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी खेती की जमीन गिरवी रख देता है। वो जमीन जो उसके खानदान की आखिरी निशानी थी, लेकिन उसने बेच दी क्योंकि उसके पास उससे बड़ा, उसके खानदान की आखिरी निशानी से भी बड़ा सपना था, अपनी बेटी को डॉक्टर बनते देखना। क्या आपने कभी उस माँ का चेहरा देखा है जो पूरा साल एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहनती है, जो धूप में खड़ी होकर बचत करती ताकि शहर में उसका बेटा एक अच्छी कोचिंग ले सके। वो माँ बाप जो खुद तो गरीबी में रहते हैं, लेकिन उनका जीवन यही सोचते हुए निकल जाता है कि हम तो गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारा बच्चा नहीं। लेकिन दोस्तों सोचिए, उन पर क्या गुजरती होगी जब एक दिन टीवी स्क्रीन पर मोटी मोटी सुर्खियों में लिखा आता है, एग्जाम कैंसल्ड, रीजन पेपर लीक। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम का कैंसिल होना नहीं होता, ये सालों की मेहनत का मौत का फरमान होता है। ये एक हेडलाइन नहीं होती, ये इस देश के 14 करोड़ युवाओं के भरोसे का मर्डर होता है। इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इतने सारे पेपर लीक्स हो गए, लेकिन आज तक किसी बड़े नेता को, किसी भी बड़े सिस्टम के मालिक को असली सजा नहीं मिली। अब इस पूरे काले धंधे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात कुछ उस दिन की है जब पूरा देश नीट जैसे महा एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था। तारीख थी 5 मई 2024। सबको लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट EOU को एक ऐसी खबर मिलती है जो पूरे सिस्टम की नींद उड़ा देने वाली थी। खबर आई पटना के एक छोटे से अनजान से लर्न प्ले स्कूल से। अब आप सोच रहे होंगे, यार एक प्ले स्कूल, वहां बच्चे ABCD पढ़ते हैं, वहां क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, शायद ये माफिया की सबसे बड़ी चालाकी थी। जब पुलिस ने वहां रेड मारी तो जो अंदर का नजारा था वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। वहां 35 से 40 स्टूडेंट को एक रात पहले ही बंद कमरों में रखा गया था। उनके सामने असली क्वेश्चन पेपर्स थे, आंसर रटवाए जा रहे थे। सुबह एग्जाम था और उन्हें रात भर ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे आंसर्स याद करने हैं। पुलिस को वहां जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले। शुरू में तो लगा किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब उन जले हुए पन्नों के सीरियल नंबर्स असली पेपर से मैच किए गए तो मानो पूरा देश सुन्न सा पड़ गया। पेपर एग्जाम हॉल में नहीं खुला था, पेपर सिस्टम्स के अंदर से निकलकर इन प्ले स्कूल्स में पहुंच चुका था। यहाँ एंट्री होती है संजीव मुखिया की। नाम याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये वो नाम है जो बिहार से लेकर उड़ीसा तक पेपर लीक में गूंजता है। संजीव मुखिया, जिसका बेटा खुद एक डॉक्टर है और इस वक्त जेल में है। एक ऐसा नेटवर्क जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक धंधा बना दिया। इस पर पॉलिटिक्स तो हुई, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार पर हमले भी हुए, लेकिन दोस्तों एक कड़वा सच ये भी है कि क्या सिर्फ इल्जाम लगने से ये रुक जाएगा, क्योंकि ये बीमारी इतनी गहरी है जिसके लिए सिस्टम की जड़ों में उतरना होगा। व्यापम, वो जहरीला पेड़ जिसकी जड़ें आज भी मौजूद हैं। अब आइए बात करते हैं उस पुराने जख्म की जिसने इस माफिया को ब्लूप्रिंट दिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की। ये कोई 1-2 साल का स्कीम नहीं था, ये दक्षों से चल रहा एक ऐसा सिस्टम था जहां सीट्स बिकती थी, पेपर लीक होते थे और मुन्ना भाई दूसरों की जगह बैठकर एग्जाम देते थे। लेकिन व्यापम सिर्फ एक घोटाला नहीं था, वो एक मौत का खेल बन गया था। 40 से ज्यादा लोग, गवाह, आरोपी और यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी सस्पिशियस हालातों में मारे गए। कभी रोड एक्सीडेंट तो कभी अचानक हार्ट अटैक। व्यापम ने पूरे देश को एक बात समझा दी, अगर तुम्हारे पास राजनीतिक ताकत है तो कानून तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटाएगा। 2015 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यापम ने MP की शिक्षा और व्यवस्था को कब्रिस्तान बना दिया है। मध्य प्रदेश सरकार इस इंक्वायरी और कार्रवाई PBI के हाथ में सौंपने से इनकार कर रही है। इसके साथ लाखों नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। सिचुएशन देखिए दोस्तों, आज वही नेता उसी सिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माफिया का कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, उनका सिर्फ एक ही खुदा है और वो है पैसा। और जब तक पैसा फ्लो होता रहेगा
ये माफिया नेताओं के साए में पलता रहेगा। व्यापम से सिस्टम ने क्या सीखा? सिस्टम ने ये नहीं सीखा कि लीक कैसे रोके, बल्कि ये सीखा कि लीक के पकड़े जाने पर बचें कैसे। इस कहानी में हम अक्सर सिस्टम और माफिया की बात करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात करना भूल जाते हैं जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, जो है आप और हम, और इस देश का स्टूडेंट जो देश का भविष्य है। चलिए मेरे साथ कोटा की उन तंग गलियों में, जहां हर साल लाखों बच्चे इस उम्मीद में आते हैं कि वो अपने बाप का कर्जा उतारेंगे, वहां 4x4 के उन छोटे छोटे कमरों में, जहां धूप भी मुश्किल से पहुंचती है, बच्चे दिन रात किताबों में डूबे रहते हैं। उनकी लाइफ क्या है? सुबह 6 बजे उठना, कोचिंग जाना, फिर टेस्ट सीरीज, फिर सेल्फ स्टडी। वो दोस्तों से नहीं मिलते, वो त्योहार नहीं मनाते, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, सिलेक्शन। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जिस सीट के लिए वो रातों की नींद हराम कर रहे हैं, वो सीट तो पहले ही 30-40 लाख रुपए में बिक चुकी है, तो उनका दिमाग फटने लगता है। राजस्थान में पिछले 10 सालों में जितने पेपर लीक्स हुए, उसका सीधा असर वहां के सुसाइड के ग्राफ पर साफ दिखता है। बच्चा मेहनत से नहीं डरता दोस्तों, बच्चा इस अनफेयर गेम से डरता है। उसे पता है कि वो 18 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि वो अपने बाप की खेती बेचकर पेपर नहीं खरीद सकता। ये जो प्रेशर कुकर हमने बनाया है, इसमें माफिया तड़का लगा रहा है। जब एक गरीब बच्चा फेल होता है क्योंकि कोई अमीर का बच्चा पेपर खरीद लेता है, तो वो सिर्फ एक फेल रिजल्ट नहीं होता, वो पूरे परिवार की उम्मीद की चिता होती है। अब बात करते हैं साल 2024 के उस दिन की, जिसने यूपी को हिला के रख दिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एक ऐसी वैकेंसी जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। 48 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा। कुछ तो इतने गरीब थे कि उन्होंने ट्रेन के टॉयलेट के पास बैठकर सफर किया ताकि एग्जाम दे सकें। 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ। सब खुश थे कि पेपर अच्छा गया, लेकिन पेपर होने के अगले दिन 19 फरवरी की सुबह जब लोग उठे तो उनके व्हाट्सएप पर वही पेपर पहले से तैर रहा था, वो भी आंसर्स के साथ। दोस्तों सोचिए उस लड़के का हाल जिसने दिन रात एक कर दी थी, और अब उसके सामने उसका पेपर कचरे की तरह बिक रहा था। लखनऊ का इको गार्डन गवाह है आज भी उस दर्द का। हजारों बच्चे धूप में बैठे थे, रो रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे, और सिर्फ एक ही बात, हमें न्याय चाहिए। यहाँ अखिलेश यादव ने असेंबली में एक बहुत कड़वी बात कही। उन्होंने कहा कि ये सरकार जानबूझकर लीक होने देती है ताकि उन्हें नौकरी ना देनी पड़े, ताकि उन्हें सैलरी ना देनी पड़े। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी, वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार, तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। पॉलिटिकल पॉइंट साइड में रखें तो एक बात तो सच है, जब एग्जाम लीक होता है तो प्रोसेस लटक जाता है, और जब प्रोसेस लटकता है तो सरकार का खर्चा बच जाता है, लेकिन बच्चे की उम्र वो जरूर निकल जाती है। और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन निकला? रवि अत्री, एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद था, लेकिन वहां से भी वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि सिस्टम के अंदर के लोग, वो क्लर्क्स, वो ऑफिसर्स जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। आइए अब मैं आपको माफिया के हेडक्वार्टर्स के अंदर लेकर चलता हूँ। आपको लगता होगा कि ये कोई गुंडे हैं, नहीं, ये कॉर्पोरेट की तरह काम करते हैं, बिल्कुल एक कंपनी। इनका नेटवर्क 4 स्टेप्स में काम करता है। द ब्रिज मतलब गद्दारी। ये लोग टारगेट करते हैं प्रिंटिंग प्रेसेस और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज। जब पेपर प्रिंट होकर वेयरहाउस में रखे जाते हैं, वहां इनका एक इनमैन होता है। वो मोबाइल से फोटो खींचता है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स के जरिए मास्टरमाइंड को भेज देता है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, द सोल्वर्स, दिमाग का सौदा। पेपर मिलते ही इसे सोल्वर्स को भेजा जाता है। ये सोल्वर्स अक्सर IIT, IIMs या बड़े मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें 5 से 10 लाख रुपए लालच दिया जाता है। ये लोग 1 घंटे में पूरा पेपर सोल्व कर देते हैं। स्टेप 3, द मार्केटिंग, ग्राहक की खोज। अब आते हैं एजेंट्स के ऊपर। ये लोग कोचिंग सेंटर्स के बाहर घूमते हैं। ये उन बच्चों की पहचान करते हैं जो थोड़े अमीर हैं और पढ़ाई में कमजोर हैं। डील होती है 20 लाख से 50 लाख तक की। उसके बाद अगला कदम आता है द सेफ हाउसेस, रट्टा मार सेशन। एग्जाम से ठीक 1 रात पहले
इन बच्चों को एक होटल या रिजॉर्ट में बुलाया जाता है, उनके फोन छीन लिए जाते हैं, उन्हें पूरा पेपर रटवाया जाता है और सुबह उन्हें लग्जरी गाड़ियों में एग्जाम सेंटर्स पर छोड़ा जाता है। ये एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी है दोस्तों, जिसमें हर साल हजारों करोड़ों का लेन देन होता है और जब तक ये पैसा ऊपर बैठे लोगों तक पहुंच रहा है तब तक सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। नया कानून, उम्मीद या सिर्फ एक और झूठ? सरकार ने अब एक नया कानून लाया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसमें 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का फाइन है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों, हमारे देश में मर्डर के लिए भी तो उम्र कैद की और फांसी की सजा है। पर क्या मर्डर रुक गए? प्रॉब्लम कानून की नहीं है, प्रॉब्लम है इंटेंट की। जब तक पेपर लीक्स करने वाले माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा तब तक कोई भी कानून उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले कहा कोई लीक नहीं हुआ, देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक। No evidence of paper leak. फिर 7 दिन बाद मना किया और बोला गड़बड़ हुई है। ये जो 7 दिन का गैप था, ये दिखाता है कि सिस्टम पहले बचने की कोशिश करता है, जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब जाकर एक्शन लेता है। हमें कानून नहीं, हमें नीयत चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां एक कलर की हिम्मत ना हो मोबाइल निकालने की। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां कंडक्टिंग एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि अगर कुछ भी होता है तो वो जिम्मेदारी लेगी। अंत में सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा, जब एक पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक पन्ना नहीं बिकता, उस बाप की इज्जत बिकती है जो कर्जे में डूबा हुआ है। उस माँ की उम्मीद बिकती है जिसने अपने लिए कभी नया कपड़ा नहीं खरीदा। और इस देश का विश्वास बिकता है जो कहता है मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। इस सिस्टम ने इस देश को सपनों का कब्रिस्तान बना दिया है और जहां हर साल लाखों सपने चुपचाप दफन कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा दुख ये है कि हम इसे नॉर्मल मान चुके हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिए, आपका गुस्सा ही आपकी ताकत है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो डर छोड़िए और सवाल कीजिए उस सिस्टम से। और अगर आप देश के नागरिक हैं तो याद रखना, आपकी खामोशी ही माफिया की सबसे बड़ी जीत है। कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि सिस्टम कभी बदलेगा या फिर अगले साल हम फिर से एक नए पेपर लीक की कहानी सुन रहे होंगे? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये उन लोगों के कानों तक पहुंचे जो एसी कमरों में बैठकर हमारे भविष्य का सौदा करते हैं। मैं हूं संजू अहिर और मैं तब तक सवाल पूछता रहूंगा जब तक हर बच्चे को उसकी मेहनत का हक नहीं मिल जाता। जय हिंद, जय भारत।